हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो सभी को पता है क्या चल रहा था टॉपिक। 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, जिसके 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? मोस्टली चैप्टर में सभी कुछ कंप्लीट हो गया। चार्ज भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट भी हो गया। ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चीजें हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बात अगर पूरी करें, बात तो वही है। ठीक है भाई। करंट हो गया, ओम्स लॉ हो गया, सर्किट भी हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी पढ़ लिया हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल चीजें भी हैं हमारी जो हमें पढ़नी है आज। मैंने हीटिंग इफेक्ट बताया था कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से वो सर्किट गर्म हो जाता है, या कोई भी मतलब सर्किट हो या सर्किट से अलग कोई चीज ले लो आप, वो गर्म हो जाता है। बताया था ना, देखो देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक करंट generates heat to overcome the resistance offered by the conductor through which it passes. Higher the resistance, the electric current will generate higher amount of heat. मैंने बताया था जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई। अब हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। देखो अब जैसे पावर से ही आप समझ रहे हो, ये पावर ही होती है वैसे तो, लेकिन पावर कैसे डिफाइन करी गई है, क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो जितनी एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं पर मिनट, जितनी एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं पर मिनट, ठीक है भाई, या पर सेकंड, यूनिट ऑफ टाइम बोला है, रेट बोला ना, रेट। जितनी एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक सेकंड में, या जितना करंट हम फ्लो कर सकते हैं, या रेट जितना वर्क हम कर सकते हैं करंट फ्लो करने में, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यहां से यहां तक एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर करी जा सकती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मैंने बताया था ना पावर होती है कितनी पावर है उसकी, तो पावर क्या है, कितनी एनर्जी हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। P इक्वल टू होता है W अपॉन T। ये सभी को पता है। जहां W क्या है, W इज वर्क डन टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर सर्किट में। ठीक है भाई। और टाइम क्या है? टाइम है T हमारा टाइम। ठीक है। और P हमें पता ही है क्या है, पावर है। ये बहुत बार बात हो चुकी है कि जब रेट की बात आए, तो जब रेट आता है कहीं लिखा हुआ, तो वहां टाइम के रेस्पेक्ट में बात होती है। मतलब एक सेकंड में यहाँ वर्क डन है ना। चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था, जैसे 9th क्लास में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी। पीछे हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। वो सारी चीजें क्या होता है, रेट आता है। जब रेट आता है तो क्या आता है, अपॉन में टाइम आता है। ठीक है भाई। सिंपल लैंग्वेज में यही बात होती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स एक साइंटिस्ट थे, उनका एक लॉ है हीटिंग का। क्या कहा था उसमें उन्होंने? बड़ा अच्छा लॉ दिया था। जूल्स ने कहा था, the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current। देखो हीट क्या है, H है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्क्वायर ऑफ करंट के। ठीक है। प्रोपोर्शनल लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, फॉर्मूला वही बनेगा लास्ट में जाके। क्या होगी? आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के भी। तीनों के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसकी बात हो रही है भाई? हीट की बात हो रही है। आई स्क्वायर के भी, आर के भी और टी के भी। तो यहां से अगर मैं हीट निकालूं तो हीट हमारी क्या आ जाएगी? कोई कांस्टेंट ले लो आप तीनों इक्वेशन से, आई स्क्वायर आर टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और के इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ मैंने बताया ना लास्ट में जो फॉर्मूला ना वही आना है। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई?
आई स्क्वायर आर टी, क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने हीटिंग का जो लॉ दिया था वो क्या दिया था कि अगर किसी सर्किट की बात करी जाए तो उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस अगर हो रही है तो उसमें जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें हीटिंग एनर्जी उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उसके टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कितने टाइम तक हम किसी सर्किट में करंट फ्लो करते रहेंगे, ऑब्वियसली वो ज्यादा गर्म होगा, है ना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये हमने पीछे बात किया, उतना ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। उससे अलग अगर हम बात करें, जितनी हम उसमें जितना करंट हम उसमें फ्लो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होगी ऑब्वियसली उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। अब इससे कुछ चीजें बनती है, देखो हम H में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। H इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होती है H की, H क्या है, हीट है, और हीट की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। यहाँ पर जो लिखी हुई है क्या है भाई, कैलोरी है। और जूल में भी होती है, जूल में भी लिख सकते हो आप, चलो जूल में ही लिख देते हैं, जूल्स का लो है तो जूल में लिख देते हैं। किस में होती है, जूल्स में होती है। जूल से कैलोरी, कैलोरी से जूल्स हम सीखेंगे कैसे चेंज होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी, अब जैसे हमने सब में पढ़ा है, जो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूं मैं उसको भी चेंज कर सकता हूं। आई इक्वल टू क्या पढ़ा है, आई इक्वल टू हमने पढ़ा था वी अपॉन आर, ठीक है। मैं आर की वैल्यू चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, वी अपॉन आई पढ़ा था। तो यहाँ से काफी सारे फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं। देखिए ये कहाँ से आया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आगे हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर का हमने पीछे ही पढ़ाया, हमने पढ़ा है, चलो इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि कहाँ से आया है ना। ये लॉ कहाँ से बनता है उसकी बात करते हैं जरा। हमने पढ़ा है P इक्वल टू क्या पढ़ा था, देखो अभी W अपॉन टी, क्या पढ़ा था, W अपॉन टी। अब अगर मैं W की बात करूं तो W और H बात एक ही है। अब आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, इनकी यूनिट अलग अलग होती है। वर्क डन की, वर्क डन जो होता है वो भी जूल्स में होता है, ठीक है, और एनर्जी भी जूल्स में होती है, और जो आपकी हीट है वो भी जूल्स में होती है। तो मैं इसको यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, या मैं इसको उससे आपको चेंज करके भी बता सकता हूँ। देखो कहाँ से आया था, बात करते हैं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, H इक्वल टू है आई स्क्वायर आर टी। इसको ही चेंज कर लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना थोड़ा टफ रहेगा। H इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर, आर की जगह रख लो V अपॉन आई इंटू टी। आई से आई कैंसिल आउट, H इक्वल टू आ गया V आई टी। क्या आ गया भाई, H इक्वल टू V आई टी। फिर से आते हैं उस पर ही, H इक्वल टू आता है आई स्क्वायर आर टी। वी ऑल नो दैट, हम जानते हैं सारे के सारे कि जो I होता है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, जैसे मैंने अभी लिखा था। तो H इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, एक ही आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये चीजें याद रखनी है सारी, हमने पढ़ा था P इक्वल टू होता है W अपॉन टी। क्या होता है, P इक्वल टू W अपॉन टी। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो W इक्वल टू आ जाएगा P इंटू टी, ठीक है। P इक्वल टू क्या जाएगा, W इंटू टी, और W इक्वल टू हमने पढ़ा था V इंटू क्यू इक्वल टू आ जाएगा P इंटू टी, ठीक है। और V इक्वल टू हमने पढ़ा था V इंटू क्यू इक्वल आ गया P इंटू टी, और क्यू इक्वल टू हमने पढ़ा था आई टी, वी आई टी इक्वल टू आ गया P इंटू टी। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, P का एक और फॉर्मूला आता है P इक्वल टू वी आई। क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। P की हम फिर से बात करते हैं, P इक्वल टू आ जाएगा V इक्वल टू हमने पढ़ा था आई आर, क्या पढ़ा था भाई, आई आर, तो आ जाएगा आई आर इंटू आई। तो P इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है भाई। यहां से हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू
देखो v इंटू आई की जगह रख सकता हूँ मैं v अपॉन आर, क्योंकि i इक्वल टू होता है v अपॉन आर। तो यहाँ से p इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने जितने लिखे हैं यहाँ पर, हर एक फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज होगा। जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे आपके न्यूमेरिकल में सारे फॉर्मूले यूजफुल हैं। और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो PYQs में ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इससे आप ये मान के ना चलें कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपके PYQ में ना मिले। लास्ट 5 ईयर के PYQ आप चेक करें, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के PYQs में मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन ना आया हो। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं इस चैप्टर के, जितने न्यूमेरिकल आप करेंगे उतना बेहतर है। सब न्यूमेरिकल इसके आते हैं, सब क्वेश्चन इसके आते हैं, थ्योरी इसकी आती है। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया था वैसे ही है। चलिए भाई क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट। पी दिया है कितना, 840 वाट, ठीक है भाई। पी कितना है, 840 वाट। आगे की बात करते हैं, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब मैक्सिमम रेट पर हीटिंग होगी तो 840 वाट है। 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, ये पी मैक्सिमम है और एक आएगा पी मिनिमम। अगर पी मिनिमम की बात करें तो वो क्या है हमारा 360 वाट, ठीक है भाई। एक में है 840 वाट और एक में है 360 वाट। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या बोला है। द वोल्टेज इज 220 वाट, जो V है वो है 220 वोल्ट, ठीक है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, हमें निकालना है I और निकालना है R, दोनों ही केसेस में। पहले वाले की बात करते हैं, व्हेन P इज मैक्सिमम, जो पावर है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। अब मैक्सिमम पावर में हमें क्या दिया है, जो वाट है वो 840 है और P दिया है ये दिया है और V दिया है। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, P इक्वल टू होता है VI। P इक्वल टू क्या होता है, VI। अगर हम I निकालना चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे, P इक्वल टू VI। और हमें क्या निकालना है, R निकालना है तो हम लगाएंगे P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। पहले I निकालते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। तो यहां से मैं निकालना चाहूँ I, तो I इक्वल टू आ जाएगा P कितना है भाई 840 अपॉन V कितना है 220। डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करो 42 अपॉन 11 से डिवाइड करेंगे 11 3 जार 33, सॉरी 42 अपॉन 11 3 जार 33, 9 बच गए, पॉइंट लगाया 0, 988 1, क्या आया 3.81 एम्पियर। अब निकालना है R के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, V स्क्वायर होता है देखो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। रुकिए भाई 1 मिनट, चलिए भाई देखते हैं। R निकालना है, क्या पढ़ा था हमने, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से P इंटू R इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर और R इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो R इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर अपॉन P। V कितना है भाई, मैक्सिमम पर है 840 इंटू 840 अपॉन में, सॉरी V स्क्वायर, V कितना है 220 इंटू 220 अपॉन 840, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 11 अपॉन 42, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 110 अपॉन 21, ठीक है भाई। और 11 जार होते हैं 121, 0 अपॉन में आ गया 21, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करें, चलो कर लेते हैं।
या इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आसान भाषा में कराते हैं, छोड़ो इसको, आसान कराते हैं थोड़ा। आई हमारे पास है, वी भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, वी इक्वल टू होता है आई आर, तो वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई, तो आर इक्वल टू आ जाएगा वी, वी कितना है भाई 220 अपॉन आई 3.81, डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन सबको आती है, ठीक है भाई, वहाँ भी ऐसे ही आंसर आता है, यहाँ भी ऐसे ही है। मैक्सिमम मैंने निकाला है, मिनिमम आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज कर देनी है, जहाँ 840 रखा है मैंने वहाँ आपको 360 रखना है, जहाँ 220 रखा है, सॉरी जहाँ इससे ही कर लेना, पहले आई निकाल लेना फिर वी आई, इक्वल टू आई आर लगा लेना, ठीक है। चलिए बोल रहा है 100 जूल ऑफ हीट इट प्रोड्यूस्ड ईच सेक्शन ऑफ फॉर रेजिस्टेंस, फॉर ओम रेजिस्टेंस, 100 जूल जो हीट थी वो प्रोड्यूस करी गई है हर सेक्शन में 4 जूल 4 ओम रेजिस्टेंस के। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमें दिया है जूल में और हीट दी है। अब अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट इक्वल तो हमने पढ़ा था, देखो वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है, एच इक्वल टू पढ़ा था वी आई टी, तो हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। जूल में है हीट और हमें किस में चाहिए, अगर हमें फॉर्मूला लगाना है पी वाला तो हमें हीट चाहिए वाट में, क्योंकि पी की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। एक तो ये है, लेकिन दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, हमें दी है जूल में हीट, है ना, ईच सेकंड, हर सेकंड में, क्योंकि टाइम दिया है, क्या दिया है भाई, टाइम दिया है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो है एच कितना है 100 जूल, एक है हमारे पास टाइम कितना है 1 सेकंड, और एक हमारे पास है आर, आर कितना है 4 ओम, और हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। हमने पढ़ा था W इक्वल टू वी आई टी या H इक्वल टू वी आई टी, जैसे आप कमेंट करें वैसे लिख सकते हो। अब हमारे पास I नहीं है तो I इक्वल टू हमने पढ़ा है V अपॉन R, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू आई स्क्वायर T अपॉन R, क्या आ जाएगा, वी आई टी था और I की जगह पर रखेंगे V अपॉन R, क्या रखेंगे, V अपॉन R, तो जब हमने V रखा तो V हो गया V स्क्वायर T अपॉन R, क्या हो गया भाई, V स्क्वायर T अपॉन R, और यहाँ से हमें निकालना है क्या V, तो V इक्वल टू आ जाएगा WR अपॉन T, V स्क्वायर इक्वल टू, और V इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ WR अपॉन T। देखो फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास फॉर्मूला था W इक्वल टू वी आई टी, है ना, देखो H इक्वल टू वी आई टी, W इक्वल टू वी आई टी, बात वही है, H में वैल्यू रख के H रख लो, V में रख रखिए V रख लो, चलो H कर देते हैं, W में नहीं रख दे, थोड़ा प्रॉब्लम लगेगी वरना हम कर लेते हैं इसको H इक्वल टू पढ़ा था वी आई टी, तो H इक्वल टू हो गया V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है। और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे V की, तो V स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा HR अपॉन T, और यहाँ पर आ जाएगा HR अपॉन T का अंडर रूट, इधर से स्क्वायर जाएगा उधर रूट आएगा, तो V इक्वल टू हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ H, H कितना है भाई 100 इंटू R, R कितना है 4 अपॉन 1, तो V इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 400 अंडर रूट 400, तो V इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट, कितना है भाई 20 वोल्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, इजी है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हम सबने देखा है घर में फ्यूज लगा होता है, देखा ना इन्वर्टर वगैरह में फ्यूज लगा होता है, जैसे अब एमसीबी यूज होती है, चलो एमसीबी में बता दूंगा क्या होती है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फर्क होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में वायर होती है ना, एमसीबी जो होता है मेन सर्किट ब्रेकर बोलते हैं हिंदी में, वो सॉरी फुल फॉर्म जो होती है मेन सर्किट ब्रेकर होती है, वो ड्रिप हो जाती है, मतलब ऑन ऑफ, वो स्विच की तरह काम करती है, इसमें स्विच नहीं है कुछ भी, वो एज अ स्विच काम करती है एमसीबी, तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों को बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी, अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो उससे बचाने के लिए हम यूज करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फ्यूज को। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्क ये है कि जैसे मैं बताऊं आपको, अगर लाइट ज्यादा आई घर में तो क्या होगा, वो
आगे सप्लाई देना बंद कर देगा, क्योंकि एक वायर कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है सप्लाई से, ये पहली सप्लाई, ये दूसरी सप्लाई, इनमें वायर कनेक्टेड हो गई। अब ज्यादा वोल्टेज आए तो ज्यादा वोल्टेज आने में ये वायर जो हो जाती है बर्न हो जाती है, जल जाती है। और जैसे वायर जल गई तो यहां से जो हमारा के था, हमने जैसे सर्किट में पढ़ा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर सर्किट हो जाएगा इनकम्प्लीट। क्या हो जाएगा भाई? सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और हमारा जो करंट होगा आगे फ्लो नहीं होगा, या वोल्टेज जो होंगे वो आगे नहीं जाएंगे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वहीं तक रुक जाएगा। सपोज दैट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना था, तो यहाँ से बर्न हो गया, वायर तो बची नहीं बीच में, वायर ही नहीं है तो करंट क्या आगे चला जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल्स और अलॉय ऑफ मेटल्स, या तो मेटल से बनाए जाते हैं, मेटल के अलॉय से बनाए जाते हैं, सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ईटीसी। इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज, अगर हायर वोल्टेज आ जाए तब क्या है? देन स्पेसिफाइड फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये मेल्ट हो जाती है और हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। आगे करंट फ्लो नहीं होगा, और आगे करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जो सारी अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगी। देखो हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उन पे कुछ लिखे होते हैं वोल्टेज के, इतने वोल्टेज तक ये बनाया गया है, इससे ज्यादा वोल्टेज आएंगे तो उसको प्रॉब्लम है। अब 220 के लिए बनाया गया, सपोज दैट 440 दे दो, जैसे 440 वोल्ट लगे थे ना सलमान भाई को, लगे 440 वोल्ट, इसी तरह से बात है। अब इसको 440 वोल्ट दो तो झटका लगेगा, ठीक है भाई, बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? ये इसको खराब कर देगा। सपोज दैट बल्ब है, अब ये बल्ब को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो जब फ्यूज होता है उसका काम क्या है? ये बल्ब तक इस वोल्टेज को जाने नहीं देता। जो हमारे हाई वोल्टेज आए हैं वो हाई वोल्टेज बल्ब को खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूज हमारा उस तक करंट को जाने नहीं देगा, वोल्टेज को रोक लेगा। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से होता है फ्यूज, है ना। मोस्टली जो गिलास का बना होता है, कांच का होता है, इसके अंदर एक वायर होती है लगी हुई इस तरह से, है ना, और ये कनेक्टेड होते हैं, कहीं भी कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन इसके। तो जैसे वोल्टेज तेज आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और बर्न होने के बाद अंदर कुछ बचा ही नहीं। ये कनेक्ट एक सर्किट से, ये एक प्लेस पर कनेक्ट है, दूसरे प्लेस पर कनेक्ट है, तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ करंट नहीं जा पाएगा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज वहीं रुक जाएंगे, जिसकी वजह से आगे के अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे। क्लियर है भाई? हाँ, सेम कंडीशन में बता रहा था एमसीबी की होती है। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मेन सर्किट ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर। जैसा मैंने आपको बताया, इट वर्क्स एज अ स्विच, ये स्विच की तरह काम करती है। स्विच की तरह काम करने से क्या मतलब है? जैसे करंट फ्लो हुआ, हाई वोल्टेज आए, हाई वोल्टेज आने पे ये क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा, और जो काम वायर ने मेल्ट होकर किया था ये ऑफ होकर कर देगा, हमारा आगे वोल्टेज जाने नहीं देगा। ठीक है भाई? क्लियर हुई इतनी बात? आई होप सभी को समझ आया होगा। आगे देखते हैं, कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, एक होते हैं सेमी कंडक्टर, इसमें लिखे हुए नहीं, मैं लिख देता हूँ। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, और एक है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं भाई? द मटेरियल विच कैन अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई बंदा फ्री बैठा, उसको काम दो, ऑब्वियसली करेगा, है ना। अब घर में पापा पहले ही काम कर रहे हो, जाकर उनको एक और काम बता दो, है ना। मम्मी गुस्से में होती हैं, जाओ जाकर उनको एक और काम बता दो, बहुत मारेंगी, है ना। तो इसलिए अपने काम खुद करने चाहिए। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्री तो ही घूमते फिरते रहेंगे, तो क्या होगा? जैसे हमने करंट फ्लो कराया, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। देखो क्या बोल रहा है, द मटेरियल्स which can allow to the flow of electrons through itself is called the conductor। जिनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्लो हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट ऑफर्स लो अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट,
देखो अब ये लो अपोजिशन क्या है, लो अपोजिशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब इनके पास जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो बहुत ही कम है, क्या है भाई, बहुत ही कम है। तो लो रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से ही, लो रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ज्यादा है, या इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है सेमीकंडक्टर की। ये क्या होते हैं, ये नखरे वाले इंसान होते हैं, ये शादी में रूठ जाते हैं ना, ये ऐसे हैं। तो इनका क्या काम है, इनको सही से इज्जत ना दो तो इन्हें इज्जत रास नहीं आती। ये जब हीट प्रोड्यूस होती है, जब इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है हाई टेम्परेचर पर, या मैं ऐसे लिख सकता हूं हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ये बिहेव करते हैं, बिहेव एज कंडक्टर, कंडक्टर की तरह, है ना, प्रेशर में काम करना पसंद करते हैं बस, ठीक है। और लो टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह काम नहीं करते, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। लो कंडक्टर पर, लो टेम्परेचर पर ये बिहेव करते हैं जैसे इंसुलेटर हो, बिहेव एज इंसुलेटर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर हाई टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर इनके पास होगा, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और लो टेम्परेचर होगा तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू नहीं होंगे, मतलब कि वो रेस्ट पर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, रेस्ट पर होंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, मोशन करेंगे। हाई टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों हुई, क्योंकि कोई बैठा हुआ है, आप उसको हीट देते ही रहो, देते ही रहो, किलसाते ही रहो, तो उठकर तो भागेगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। बात आती है इंसुलेटर की। सिंपल इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, फिर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इनके पास अपना खुद का काम है, ठीक है, तो बहुत 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 लो लेवल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होती है लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पर, जो हमें फील नहीं होती, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, जनरेटर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 220 वोल्ट का जनरेटर है, हमें बाकी चीजें नहीं देखनी, बस वैल्यूज देखनी, जनरेटर कटा हुआ है वैसे सिलेबस में, ठीक है। द करंट इज 0.50 एम्पियर, करंट कितना है भाई, 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर, P बताना है, P बराबर होता है VI, पीछे पढ़ा था हमने, P इक्वल हो जाएगा V कितना है, V है हमारा 220, कितना है भाई 220 इंटू 0.50, पॉइंट हटाओ नीचे आ जाएगी 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 22 5 जार होते हैं 110, पावर कितनी आई है 110 वाट, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day, what is the cost of the energy to operate it for 30 days। अच्छा, इसको समझने के लिए आप पहले ये समझ लीजिए डेफिनेशन ऑफ वन यूनिट, वन यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, फिर आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है भाई। वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अदर वर्ड में क्या है, 1 unit of electricity is the amount of energy used by 1000 watt, या 1 किलोवाट बोल सकते हैं, appliance is running for 1 hour, मतलब जो 1 यूनिट होती है वो होती है watt into hour, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा अलग लग रहा होगा, 1 यूनिट होती है watt into hour और डिवाइडेड बाय 1000, मतलब कि 1 घंटे में कितने वाट या कितने किलोवाट यूज हुए, सीधा अगर सिंपली कहें तो कितने किलोवाट यूज हुए, एक घंटे में कितने किलोवाट यूज हुए वो 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है भाई। 1 किलोवाट यूज हुए
तो 1 यूनिट, 2 किलोवाट यूज हुए 2 यूनिट, 10 किलोवाट यूज हुए 10 यूनिट। और यूनिट ही वो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है ना, यूनिट सीधा सीधा बोलूं कॉमर्शियल यूनिट होती है। जैसे यूनिट तो नाम ही है वैसे इसका। जैसे हमें हमारे पास बिल आता है ना, हमारे पास बिल आया, बिल को हम देते हैं तो उसमें जो रेट लिखा होता है, पैसे लिखे होते हैं, वो यूनिट ही मेजर करी जाती है। ठीक है भाई, समझ आई बात? चलिए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, जो पावर है इसकी वो कितनी है भाई? 400। डायरेक्ट करेंगे बिना किसी चीज के, ठीक है। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, यूनिट निकालेंगे सबसे पहले, कितनी यूनिट यूज हुए ना, किलोवाट घंटा मतलब यूनिट, ठीक है भाई। 400, ठीक है कोई बात नहीं। 8 आवर्स पर डे, और कितने टाइम तक हुआ भाई? ऑपरेट्स इट फॉर 30 डेज, और अपॉन में फिर से वही 1000। देखो मैंने बोला किलोवाट के लिए, और ये दिया है वाट। अगर ये किलोवाट होता तो हम 1000 को अपॉन में नहीं रखते, वाट है तो रखना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3, जीरो कैंसिल आउट, 4 8 जार 32, 32 3 जार 96, तो यूनिट क्या आई भाई? 96 यूनिट आ गई। और एक यूनिट का रेट क्या है? रेट है 3 रुपीज पर यूनिट। तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 96, और 3 इंटू 96 हो जाएगा आपका 282 रुपीज। एम आई राइट? 3 6 जार 18, ओ सॉरी 3 6 जार 18 और 3 9 जार 27, 80 ऐसे, ठीक है। 88, 288, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट देख ली। एक और क्वेश्चन है भाई, अ 5 ओम रेजिस्टेंस हैज 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, आर कितना है? 5 ओम। कितना है भाई? 5 ओम। कितना है भाई? 5 ओम है। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, हैज 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और इसका जो करंट है वो है 2 एम्पियर। व्हाट इज द पावर? P इक्वल टू क्या होगा? हमने पढ़ा है P इक्वल टू होता है VI, और V हमारे पास नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको I स्क्वायर R, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, और I की मल्टीप्लाई I में होगी तो I स्क्वायर इंटू R। तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा I कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 वाट। कितना है भाई? 20 वाट। बड़े अच्छे न्यूमेरिकल हैं इसके, आप भी प्रैक्टिस करें, अच्छे हैं। मैंने बताया बहुत यूजफुल है, सब आते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, अ 100 वाट बल्ब रन्स फॉर 2 आवर्स, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। आप करेंगे, सिंपल है, ठीक है। अ बल्ब कनेक्टेड टू 230 वॉट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 115 ohms। करंट और पावर दोनों चीजें निकालनी है। करंट तो हम पढ़ते हैं, अब तक रट भी गया होगा, ओम्स लॉ इतनी बार यूज हो गया। V इक्वल टू होता है IR। अच्छा वैल्यूज लिख लेते हैं, पहले। V दिया है 230 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 115 ओम, I निकालना है और P निकालना है। हमने पढ़ा है V इक्वल टू होता है IR, और हमें निकालना है I, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो I इक्वल टू आ जाएगा V कितना है? 330, और R कितना है? 230, और R कितना है? 115। 230 अपॉन में 115 डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना है भाई? 2 एम्पियर। आगे क्या बोला है? पावर P इक्वल टू होता है VI, और P इक्वल टू V कितना है भाई? V है हमारा 230, और I कितना है? 2, तो P इक्वल टू आ जाएगा 460 वाट। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ही नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी को डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।